ठीक है। पहला चैप्टर आप याद रखेंगे, सिल्वर वेडिंग, जिसके नायक यशोधर बाबू हैं। वो पुराने ख्यालातों के हैं, कुमाऊनी हैं, अपने आप कुमाऊनी रीति रिवाजों का पूरी तरह से पालन करते हैं। चाहे कोई भी प्रथा होती है, कोई भी त्यौहार होता है, तो सारे कुमाऊनी बिरादरी के जितने भी लोग उनके दिल्ली में हैं, वो सबको अपने यहाँ बुलाते हैं। जनेऊ पुनेऊ का एक प्रोग्राम डे होता है उनका। उस दिन भी जो है जनेऊ पहनाना, जनेऊ बदलना, कुछ ऐसा होता है कुमाऊनियों में। तो उस दिन भी जो है यशोधर बाबू के यहाँ लोग खूब इकट्ठा होते थे, रामलीला करते थे। तो उसकी जो रिहर्सल होती थी, प्रैक्टिस होती थी, वो यशोधर बाबू के यहाँ होती थी। जबकि उनके बच्चों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक। दूसरा, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे किशन दा को। किशन दा जो है उनके आदर्श व्यक्ति थे, क्योंकि जब वो अपने घर से जो है दिल्ली आए थे, तो किशन दा ने उनको जो है अपने साथ रखा था। उनकी उम्र भी कम थी उस समय नौकरी लगने की, 18 साल की उम्र में लगते हैं नौकरी, सरकारी नौकरी। तो उस समय उनकी उम्र भी कम थी, तो किशन दा ने उनकी बहुत मदद की थी। पढ़ा था आपने ये चैप्टर भी। किशन दा ने उनकी बहुत मदद की और उनको जो है अपने घर में रखा, उनको खर्चा दिया, यहाँ तक कि उनको घर भेजने के लिए भी पैसे दिए। जब बाद में जो है उनकी उम्र हो गई नौकरी की, तो अपने ही ऑफिस में उनको नौकरी भी लगा दी। तो इसलिए जो है हमेशा ज़िंदगी भर जो है यशोधर बाबू जो है किशन दा को अपना आदर्श मानते थे। जिस व्यक्ति ने उनके लिए इतना कुछ किया है, तो उनको मान सम्मान देना उनका बनता है, जिनकी वजह से जो है आज वो इस मकाम पे है कि उनके बेटे विदेशों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, बेटा जो है एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में लगता है। तो यशोधर बाबू, आपने उसमें एक डायलॉग भी उनका सुना होगा, सम हाउ इन प्रॉपर। यानी कि यशोधर बाबू को जो है ये फिजूल की चीज़ें जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, कि जैसे जन्मदिन मनाना, सिल्वर वेडिंग, शादी की सालगिरह मनाना, वो इनको बोलते हैं कि ये तो अंग्रेजों के चोचले हैं, हम नहीं मनाएंगे उनको जो है। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि नहीं, बच्चे नए विचारों के हैं। तो इसलिए जो है उनका वैचारिक मतभेद होता है। पत्नी भी जो है बच्चों के साथ घुल मिल जाती है, लेकिन यशोधर बाबू अपने वही जो उनका पुराना ख्याल, क्यों? क्योंकि वो किशन दा के साथ रहते थे। किशन दा कंवारे रहे जीवन भर, उनकी बेचारों की उन्होंने शादी नहीं की कभी। लेकिन इतने भले इंसान थे कि गांव से जो भी आता था, वो सबसे पहले किशन दा के पास ही रहने के लिए जाता था। ठीक उसी तरह से उनका बेटा था। अब उनके ज़माने में जो भी तनख्वाह मिलती होगी, सैलरी जो भी होती होगी, 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये मिलती थी। लेकिन उनके अब जब उनको शुरू किया होगा उन्होंने कि स्टार्टिंग में उनको जब सरकारी नौकरी लगी तो 100-200 ही सैलरी थी। उसी तरह से तब वो अपना जीवन उसी में गुजारते थे, क्योंकि बेटा ज़माना भी उस समय सस्ता था। अब उनके बेटे को शुरू में ही जो है 15-2000-1500 रुपये मिलने लगते हैं किसी कंपनी में। तो यशोधर बाबू उसमें भी शक करते हैं कि यार इतनी शुरू में ही जो है 1500-2000 रुपये की सैलरी का, हम तो बोला रिटायरमेंट में होने वाले हैं तब जाके हम 1500-1000 में पहुँचे। तो इस तरह से कई सारे उनके मन में विचार रहते हैं। तो ये हो जाता है फिर कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी वाली बात हो जाती है, तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। ये आपने सिल्वर वेडिंग चैप्टर में पढ़ा था। ठीक। दूसरा, आपने पढ़ा हुआ इसमें जूझ कहानी। जूझ कहानी के में जो है लेखक के पिता जो है उसको स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। लेखक के पिता ये चाहते हैं कि ये अपनी खेती बाड़ी करे, खेती में जो है अपना मन लगाए, जिससे जो है हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। तो यशोधर बाबू क्या करते हैं, वो सॉरी, जो लेखक हैं आनंदा, वो अपने जमींदार होते हैं उनके यहाँ, वो थोड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उनकी बात को जल्दी से कोई टालता भी नहीं है। तो यशोधर बाबू अपने, मतलब सॉरी यशोधर बाबू कह रहा हूँ, जो लेखक हैं आनंदा, वो जो है अपनी माँ के साथ जो है उस जमींदार के पास जाते हैं, उनसे सिफारिश करते हैं कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता मुझे पढ़ाने नहीं देना चाहते, खेती में काम करवाते हैं। तो वो कहता है कि वो जमींदार जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोग आए हो तो उसको मेरे पास भेजना। तो साथ में लेखक ये भी बोलता है जमींदार साहब से कि सर प्लीज़ आप जो है जमींदार साहब की ऐसा मत बताना कि मैं यहाँ आया था, नहीं तो मेरे पिता जो है मेरी माँ और मुझे जो है बहुत डांटेंगे, हो सकता है कि मारे भी। तो बहुत डर था अपने पिता का उनके मन में, लेकिन पढ़ना चाहता था। पिता जो है पढ़ाना नहीं चाहते थे, पिता चाहते थे कि खेती में काम करें, लेकिन वो पढ़ना चाहते, उनके मन में बड़ी लगन थी कि पढ़ेंगे। फिर आते हैं आगे के दिन, जब फिर जमींदार के पास जमींदार उनके पिता को बुलाते हैं, पूछते हैं, तो उसको सिखाया हुआ रहता है कि तुम भी भाई किसी बहाने अपने पिता के पीछे पीछे तुम भी आ जाना। तो इस तरह से जो है पढ़ाई लिखाई की बात होती है घर में, पिता को समझाता है जमींदार कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँ। तो इसी प्रकार जो है उसके स्कूल जाने का जो है दौर शुरू होता है। क्यों, कई एक आध साल उसका बेचारे का पहले ही पीछे हो गया। स्कूल जाता है तो वहाँ जो उससे छोटे बच्चे थे वो उसके क्लासमेट बने हुए हैं,
उनको जिनको वो अपने ज़माने में जो है जब स्कूल पढ़ता था उनको छोटा समझता था, आज उसको उन्हीं के साथ बैठ के पढ़ना पड़ रहा था। कई सारे बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे। अब यहाँ पे आई थी बात कि कभी किसी उसने उसका गमछा खिंचा के वहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया। अगर आप लोगों ने ये कहानी ईमानदारी से पढ़ी है तो, अगर नहीं है तो ये रिपीट कराई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यस सर, ओके सर, नो सर, यस सर करके काम नहीं चलेगा। ठीक, आप बोल देना। फिर उसके बाद जाता है, फिर पिता की शर्तें देखो कि सुबह उठ के जो है सबसे पहले खेतों में काम करना है। सुबह उठना है, खेतों में काम करना है, वहीं बैग ले जाना है, स्कूल का जो भी बस्ता है वहीं लेके जाना, और वहीं से क्या करना है कि खेत पे 11 बजे तक काम करना है और 11 बजे तक के बाद सीधा वहीं से स्कूल जाना है। स्कूल से घर आने के बाद जो है फिर खेतों में जाना है। इतनी शर्तें उसमें थोप दी, लेकिन लेखक ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, वो करने के लिए तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पढ़ने का जुनून था, वो किसी भी हाल में पढ़ना चाहता था। फिर धीरे धीरे कई सारे मास्टर जी आते हैं, टीचर्स आते हैं। हमारे जीवन में बेटा बहुत सारे टीचर होते हैं जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। जैसे हम कभी पढ़ते थे तो हमारे भी कोई टीचर थे कि हम भी सोचते थे कि यार काश मैं भी इन सर की तरह बन पाता। बहुत अच्छे हैं बेचारे, हमें अच्छा भी मानते हैं, प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं। तो इस तरह से जो है प्रत्येक, सबसे पहले जो बच्चा होता है अपने टीचर से ही प्रभावित होता है, बोलते ही है, ठीक है ना। लेकिन वो तब की बात है, आजकल तो वो बात है नहीं ना बेटा। आजकल तो गुरु और शिष्य के संबंध तो बिल्कुल बेकार हो गए हैं, कुछ समझते ही नहीं है टीचर्स को। तो कहने का मतलब ये होता है कि उस समय उन्हें जो है इतनी श्रद्धा थी। तो उनके मराठी के अध्यापक थे, वो गाते थे, अपनी कविताएं भी लिखते थे। उनसे लेखक ने प्रेरणा प्राप्त की, उनकी तरह बनने की सोची उसने कि क्यों ना मैं इनकी तरह बनूं। अब पहले जब वो खेत में बेचारा अकेला काम करता था, उसको बहुत बेकार लगता था कि यार अकेले में क्या करूं, कोई बात करने वाला नहीं है, किसके साथ बोलूं, क्या करूं। लेकिन जब उससे कविता लिखने का शौक उत्पन्न हुआ अपने टीचर को देख के, मराठी के अध्यापक थे मिस्टर सौंदलवेकर, इस चैप्टर को आप रिपीट पढ़े तो उनको देख करके जब उनकी कविताओं को सुनता था, उनको उसी अंदाज में वो अभिनय भी करते थे, जैसे हाथ हिलाना, ये वो करके नहीं होते बहुत सारे, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। तो कुछ लोग भावों के हिसाब से चलते हैं, तो वो उन्हीं की तरह जो है करता था। अब उसे अकेले में मजा आने लगा, क्योंकि अकेले में वो खुला गा भी सकता था और नाच भी सकता था, खुला वो एक्टिंग भी कर सकता था। तो इस तरह से उनकी शुरुआत हुई। अब जब वो लिखना चाहता था तो उसने देखा, कहाँ से प्रेरणा ली। उनके जो मास्टर जी थे उनके घर के बाहर एक बेल थी, उस बेल पे ही जो है मास्टर जी ने क्या लिख दी, कविता लिख दी। छोटी सी बेल होती है ना, गमले में लगा देते हैं हम लोग, कोई मनी प्लांट वगैरह जो भी। तो उस बेल पे ऊपर जो है वो मास्टर जी ने कविता लिखी और स्कूल में बच्चों को सुनाई। लेखक ने सोचा कि यार मास्टर जी के घर में तो सिर्फ एक बेल थी, और मैं तो हमेशा प्रकृति के, नदियों के, खेतों खलिहानों के बीच रहता हूँ। इसका मतलब क्या है, मेरे पास लिखने के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में मैं लिख सकता हूँ। उनसे प्रेरणा लेकर के लेखक कभी अपने भैंस की पीठ पे ही लिखता, जब उसके पास कागज नहीं था, कभी पत्थरों पे लिखता, पत्थर से पत्थर पे लिखता। फिर धीरे धीरे उनको जब उसको लिखने की उसकी एक कला विकसित हो गई, तो उसने कागज पे लिख के अपने टीचर को भी सुनाया, तो बड़े खुश हुए। इस तरह से उसका जो है जीवन शुरू हुआ। ये बेटे आपके शुरू के 2 चैप्टर हैं। आज के चैप्टर का जो है इतना ही रह गया ये, कि लेखक ने कितना किया। जूझ कहानी के आधार पर आप बता सकते हैं कि किसने कितनी मेहनत की उसने, अपने पिता की डांट सही, खेतों में काम किया, खेतों में पानी लगा के जो है स्कूल जाना, स्कूल से घर आके खेतों में चले जाना, फिर अपने जानवरों को चराना। इतनी मेहनत क्या हम आप लोगों में से कोई कर पाता है? हम आप लोग तो स्कूल माता पिता भेजते हैं, उसमें भी जो है बड़ी मुश्किल से कभी कभी हम आते हैं, हफ्ते में 2 दिन साफ हो जाते हैं। लेकिन लगन थी उसकी, एक पढ़ने के प्रति उसका जो जुनून था, उस कुछ भी करने के लिए तैयार था। साथ में जब पिता ने कहा कि खेत में भी काम करेगा, और जिस दिन खेत में काम होगा उस दिन छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है। मतलब इतनी सारी शर्तों के साथ जो है वो फिर भी पढ़ने के प्रति उसकी लगन जो थी वो बहुत अधिक थी। ठीक, ये तो बेटा आपके शुरू के 2 चैप्टर थे विधान के, सिल्वर वेडिंग और जूझ। ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी भी है, बहुत इंटरेस्टेड है, कहानियां हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है अतीत में दबे हुए पाँव, यानी कि जो इसमें अब आज तो ये शुरू करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पहले ही मैं और 2 चैप्टर आपको रिवाइज याद दिला चुका हूँ। ठीक है ना। तो अतीत में दबे पाँव, ये ओम थानवी का एक लिखा हुआ एक
यात्रा वृतांत है, जब कभी वो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में जो है घूमने के लिए गए होंगे, उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा, क्या उनको वहाँ पे लगा वहाँ पहुँच के, तो इस बारे में जो है इस पाठ में उन्होंने बताया है। ठीक, तो इस तरह से जो है लेखक कह रहा है कि जब जाते हैं, घूमते हैं वहाँ पे, जब हम वहाँ की बनावट देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो है सड़कें बनाई गई हैं, किस तरह से जो है वहाँ की नगर, उसकी बसावट, उसकी बसावट कैसी है, इसके बारे में जो है लेखक बता रहा है। तो आज मैंने आपको ये बड़े बड़े दो तीनों चैप्टरों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो भी इनका सारांश था। तो इस तरह से जो है वहाँ घूमते हुए वहाँ उन्होंने क्या देखा, चौड़ी चौड़ी सड़कें आज के समय में नहीं हो पाती। लेखक ये देखा जब वहाँ पे जाके उनकी नगर शैली, नगर शहर की बसावट को देखा, तो वो बोलते कि ये शहर तो आज की तुलना में बहुत बड़े शहर रहे होंगे। उस समय जो है वहाँ की जनसंख्या 5000, जबकि उस समय जनसंख्या कितनी रही होगी इस पृथ्वी की, लेकिन 5000 लोग एक जगह रहते हैं, और कितने प्रॉपर ढंग से, कितने जो है एक तरीके से वो शहर बसाया गया है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सड़कों के दोनों तरफ पानी की निकासी के लिए नालियां बनी हुई हैं, उनके ऊपर जो है पत्थरों से वो नालियां ढकी हुई हैं। क्यों? ताकि गंदगी बाहर ना आए। इससे क्या पता चलता है कि वो लोग सफाई पसंद लोग थे, सफाई का भी ध्यान रखते थे। सड़कें इतनी व्यवस्थित चौड़ी चौड़ी, उनको पता था कि यहाँ पे ताकि आने जाने में कोई भी समस्या ना हो। उनके मकान, मकान देखो टीलों के ऊपर बनाए गए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बुनियाद उठा देते हैं हम लोग कि यार बरसात में पानी अंदर ना आए, ताकि जो है सिंधु नदी जब बाढ़ आती होगी सिंधु नदी में कभी, तो पानी आता होगा उस इलाके में, सड़कों पे पानी आता होगा। इसलिए उन्होंने जो है टीलों के ऊपर मकान बनाए हुए थे। टीले मीन्स ऊंचाई वाले, जैसे कुछ एक चबूतरा टाइप का बनाया खूब बड़ा सा, उसके ऊपर मकान। और वो टीले जो है प्राकृतिक नहीं थे, यानी कि पहाड़ी देखी और उसके ऊपर मकान बनाया जाए, नहीं, वो टीले जो है रेत ईंटों से बनाए गए थे, ईंट और पत्थरों से मिल करके उन टीलों का निर्माण किया गया था, और उनके ऊपर जो है अपने मकान बनाए। इससे क्या पता चलता है आर्किटेक्ट का, उनकी जो वास्तुकला की शैली थी, वो जो है बिल्कुल सोच समझ के जो है वो अपना भवन निर्माण किया करते थे। आज जैसे हम आज की डेट में सोचते हैं, इसका मतलब वो भी उस समय में सोचते हैं। उनके यहाँ अन्न भंडार मिले हैं, बड़े बड़े कोठार मिले, बैलगाड़ी की जो है पहिए मिले हैं, निशान मिले। जब वहाँ पे खुदाई होती है तो वहाँ पे कई तरह के औजार, फसलों के अवशेष हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है, आप लोग बने रहेंगे।